ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो एक कॉम्प्लिकेशन जो कि होती है अल्सर्स की वजह से वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और ब्लीडिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ डेथ भी बनती है। सो ब्लीडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज जो अल्सर रिलेटेड डेथ हो जाती हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अल्सर रिलेटेड डेथ्स का अपर GIT ब्लीड ही होता है। जब क्या होगा, अल्सर जो है अपर GIT ब्लीड जब अल्सर क्या करेगा, आर्टरीज के अंदर जाके इरोजन कॉज करेगा, तो इतनी सीवियर ब्लीडिंग होगी कि पेशेंट की हाइपोवोलेमिया की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसी में वो कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर तकरीबन 70% कॉज बनता है अपर GIT ब्लीड का। अपर GIT ब्लीड का पेशेंट आता है, मेडिसिन में डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो अपर GIT ब्लीडिंग के अंदर 70% रीजन पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हो सकता है। मोर्टेलिटी अगर हम देखें ओवरऑल तो इसकी मोर्टेलिटी जो है वो 5 to 10% है। अगर आप टाइमली इंटरवीन करें तो और भी कम हो जाती है, लेकिन मोर्टेलिटी मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है अगर पेशेंट एल्डर एज ग्रुप का है या वो बहुत पोटेंट एनसेड यूज़र रहा है, तो उसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा स्वेयर होती है और जो चांस है डेथ का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर हम कहें कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, तो पेशेंट जो है वो मेलाना और हेमेटोमेसिस के साथ आएगा, यानी कि मुंह और नाक से जो है वो ज़ाहिर है खून आ रहा होगा। और ये जो हिस्ट्री है मुंह से भी खून आ रहा होगा और फीसेस में भी खून जो है वो आ सकता है। तो इस तरह की हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा। अब डिपेंड करता है कि ये ब्लीडिंग जो है माइनर भी हो सकती है और स्वेयर भी हो सकती है। ब्लीडिंग का सोर्स क्या है? अगर बहुत स्वेयर ब्लीडिंग होनी है तो ब्लीडिंग का सोर्स मैंने पहले भी बताया कि अगर तो ड्यूडेनल अल्सर है तो उसके पीछे होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, वो उसके अंदर इरोड होता है और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमनली लेसर कर्वेचर पे होता है और उसके आगे होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड करेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि आपने इस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। तो 3 तरह का ट्रीटमेंट है। नंबर 1 तो कंजर्वेटिव या रिससिटेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें आपने पेशेंट को हीमोडायनामिकली स्टेबल करना है। नंबर 2 हमारे पास जो है वो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट कंजर्वेटिव प्लस एंडोस्कोपिक के बाद जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों से पेशेंट जो है वो अनस्टेबल ही है तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम रिससिटेशन के लिए उसको IV फ्लूइड देते हैं, फिर हम उसको IV PPIs जो हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो देते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ट्रांएक्सामिक एसिड आपको पता है हम लोग मतलब ब्लीडिंग को रोकती है, ठीक है। सो जब हम ट्रांएक्सामिक एसिड देते हैं तो 75% तक ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो फिर एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के थ्रू एंडोस्कोपिकली हम कॉटरी कर सकते हैं, एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन देते हैं, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ब्लड को रोकेगा, या फिर हम क्लिपिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर इन दोनों के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो अब हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। सर्जिकल इंटरवेंशन की इंडिकेशन आपसे पूछी जाती हैं तो आपने ये बताना है कि जब पेशेंट जो है वो बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है इवन आफ्टर कंजर्वेटिव एंड एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, ठीक है, उस टाइम। उसके बाद ये कहता है कि री ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, यानी पहले ब्लीडिंग थी, ये वाली मैनेजमेंट की, ब्लीडिंग रुक गई, लेकिन फिर री ब्लीड हुआ, तो अब एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। या लैक ऑफ एंडोस्कोपिक मतलब जो एंडोस्कोपी वाली आपके पास थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है तो भी ज़ाहिर है फिर आप नहीं करेंगे। और उसके अलावा जब आपने एंडोस्कोपी की तो उसके ऊपर आपने स्पर्टिंग वेसल्स देख ली हैं, उन वेसल्स के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। और इवन अगर क्लॉट जो है वो बना हुआ है एट द बेस ऑफ अल्सर, ठीक है। सो जो अल्सर की बेस है वहाँ पे अगर क्लॉट बना हुआ है तो कब आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है? जब कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा है, रीब्लीड हो रहा है, एंडोस्कोपिक अवेलेबिलिटी नहीं है, या एंडोस्कोपी करते हुए आपने देखा था कि वेसल्स जो हैं उनमें स्पर्टिंग मौजूद थी, या बेस ऑफ द अल्सर के ऊपर एक क्लॉट है, तो आपने जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। सर्जिकल इंटरवेंशन का एम क्या होता है? इसका मेन एम यही होता है कि आप ब्लीडिंग को क्या करें, स्टॉप कर लें, ठीक है। और सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले आपने प्री ऑप एंडोस्कोपी करनी है और इसके ऊपर आपने लोकलाइज करना है कि ब्लीडिंग है कहाँ पे, ठीक है। अब लोकलाइजेशन के बाद जो हमने इसमें इंटरवेंशन करनी होती है वो ये कि पेशेंट को हम पहले रिससिटेट करते हैं, हीमोडायनामिकली स्टेबल करते हैं। उसके बाद फिर हम एब्डोमेन को ओपन करते हैं, अपर मिड लाइन इंसिजन देते हैं और एब्डोमेन को ओपन करते हैं। एब्डोमेन को ओपन करने के बाद स्टमक या ड्यूडेनम जहाँ पे भी ब्लीड हो रही है उस कैविटी
कैविटी को ओपन करेंगे, स्टमक या ड्यूडेनम को, और जो भी ब्लीडिंग वेसल है उसको अंडररन करेंगे, यानी उसको क्लोज करेंगे। और अगर तो वो स्टमक है तो आपको बताएं हम बायोप्सी ज़रूर लेंगे एंड देन रिवर्स मैनर में सारा प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज़ ब्लीडिंग की मैनेजमेंट, यानी आपने फ्लूइड देना, PPIs देने हैं, रिससिटेट कर रहा है और एंडोस्कोपी करनी है, नहीं तो फिर आपने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है। एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया कि अल्सर की वजह से ये भी हो सकता है कि अगर बार बार यहाँ पे अल्सर बन रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट हो सकती है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू एक्सेसिव फाइब्रोसिस, और अगर क्रॉनिक अल्सर का पेशेंट है तो उसके अंदर, ठीक है। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकती है, इवन अगर नीचे ड्यूडेनल अल्सर भी बार बार हील कर रहा है ना, मोस्ट कॉमनली तो वो ड्यूडेनल अल्सर भी क्या करेगा, ये पाइलोरिक रीजन को स्टेनोज कर देगा, ठीक है। सो क्या क्रिएट हो सकती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकती है ड्यू टू बार बार हीलिंग ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। और हमें पता है जब बार बार हीलिंग हो रही है तो वहाँ बार बार क्या हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, और एक्सेसिव फाइब्रोसिस से नर्विंग होती जा रही है। ये जो नर्विंग है इसकी मोस्ट कॉमन साइट अगेन वही है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से ऊपर जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेनोसिस हो जाएगी। अब क्लिनिकली पेशेंट किस तरह से आएगा, अब आपको पता है अगर यहाँ पे स्टेनोसिस है तो ज़ाहिर है खाना आगे तो नहीं जा रहा, तो पेशेंट की एक तो हिस्ट्री होगी कि जी मुझे डॉक्टर साहब पहले ना एसिड रिफ्लक्स का मसला था, मुझे ये एसिडिटी थी या अल्सर था या ये वाली उसकी हिस्ट्री है। उसके बाद वो कहता है कि अब एकदम से मुझे एफर्टलेस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो जाती है खाना खाने के बाद, ठीक है। क्योंकि वो खाना खा लेता है तो खाना यहाँ से नीचे जाता तो नहीं है, तो फिर खाने ने वापस बाहर ही आना है। और जो खाना है वो जो वॉमिटिंग है वो नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, क्योंकि बाइल जो है वो इंटर करती है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में। स्टेनोसिस तो इस लेवल पे है तो यहीं से सारा कंटेंट बाहर जाता है, तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग, क्या एफर्टलेस प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग अलॉन्ग विद द हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। उसके बाद वो कहता है कि जो खाना है उसके अंदर कुछ पार्शली डाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद मैंने सुबह में खाई हैं या कल खाई थी, वो भी आ जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो ये कहेगा कि रिपीटेड वॉमिटिंग है, बार बार है, इसमें साथ में वेट लॉस है क्योंकि खाना नीचे जा ही नहीं रहा है, वेट लॉस है। वेट लॉस के बाद इसके अंदर मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट हो जाती है, और मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट के बाद सक्सेशन स्प्लैश भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि आपने इस पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, हमने इसकी मैनेजमेंट जो है वो कैसे करनी है। सो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हमने उसको IV फ्लूइड्स देने हैं, ताकि जिसमें सोडियम वगैरह भी होगा, ताकि हम उसकी ये जो इलेक्ट्रोलाइट डिरेंजमेंट है इसको क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें या इसको ठीक कर सकें। दूसरा हम नेज़ो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि वॉमिटिंग आ रही है तो ऐसा ना हो कि कुछ कंटेंट जो है वो नेज़ल साइड चला जाए, तो हम क्या करेंगे, नेज़ो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन जो है वो कर लेंगे। एंड देन बेटे हम देखेंगे जितना भी एसिड बेस डेफिसिट क्रिएट हुआ है उस एसिड बेस डेफिसिट को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। अगर तो बहुत ही अर्ली स्टेनोसिस है ना, तो वो कहता है कि अर्ली पाइलोरिक स्टेनोसिस यूजुअली एडीमा की वजह से भी हो सकती है, और ये एडीमा टाइम के साथ खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो सीवियर केसेस हैं और अगर काफ़ी टाइम से ये कंप्लेन चली आ रही है, फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जिसमें नंबर 1 हम एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन, जो कि नर्विंग है तो हम बैलून क्या कर सकते हैं, बैलून डायलिटेशन कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें पाइलोरोप्लास्टी करनी पड़ेगी या गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी करनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों को बिलरोथ 1 और 2 के साथ पढ़ाई थी जब हमने कहा था। और स्पेशली जब ट्रंकल जिगोटमी हम करते हैं और उसमें गैस्ट्रिक इम्पटिंग नहीं होती, तो वहाँ पे हम ड्रेनेज के लिए पाइलोरोप्लास्टी या गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी करते हैं कि स्टमक को डायरेक्टली जेजनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज इट। अब ये आपकी कॉम्प्लिकेशन है। सो आई होप कि अब इसमें कोई इशू नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो परफोरेशन को हमने पहले डिस्कस किया, देन ब्लीडिंग हो गया और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अब इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, गैस्ट्रिक कैंसर्स, वो हम डिस्कस करते हैं।